कृष्ण कुमार पूनिया। आज की इस क्लास में हम अवकल समीकरण के हल को डिस्कस करेंगे। अवकल समीकरण का हल क्या होता है? अवकल समीकरण में उपस्थित चरों का ऐसा फलन जो अवकल समीकरण को भी संतुष्ट करता हो, सेटिस्फाई करता हो, अवकल समीकरण का हल कहलाता है। अवकल समीकरण के हल को हम तीन प्रकार से विभाजित करते हैं। अवकल समीकरण का व्यापक हल, दूसरा अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, तीसरा अवकल समीकरण का विचित्र हल। व्यापक हल से तात्पर्य ये होता है कि ऐसा अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण के ऑर्डर के बराबर संख्या में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर उपस्थित हो, अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। यदि व्यापक हल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचरों को कुछ विशिष्ट मान देने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है उस हल को विशिष्ट हल कहते हैं। विचित्र हल के अंदर व्यापक हल के एनवालोप को ही हम क्या कहते हैं? विचित्र हल कहते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल से चर्चा चैप्टर नंबर 2 में होगी। विचित्र हल व्यापक हल से प्राप्त नहीं किया जाता है, इसके लिए अलग मेथड रहता है। तो अभी मैंने क्या बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन के हल से यही तात्पर्य होता है कि जैसे आप ये मान के चलो कि एक स्वतंत्र चर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम प्रथम कोटि एवं प्रथम घात की अवकल समीकरण पढ़ेंगे, तो ये मान के चलिए x स्वतंत्र चर, y परतंत्र चर, तो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के मध्य ऐसा फलन जो अवकल समीकरण को भी संतुष्ट कर दे, वो अवकल समीकरण का हल कहलाता है। क्या बताया मैंने? अवकल समीकरण के हल से क्या तात्पर्य है? x एवं y के मध्य में ऐसा समीकरण जो अवकल समीकरण को भी संतुष्ट कर दे, अवकल समीकरण का हल कहलाता है। और यदि अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसके अंदर अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचर हो, तो ऐसा हल अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। और व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचर होते हैं उनको विशिष्ट मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट, जैसे 5, 10, 15, -20, ऐसे किसी भी स्वेच्छ अचर को कोई फिक्स मान देने पर जो इक्वेशन प्राप्त होगी उस इक्वेशन को हम कहेंगे अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। और व्यापक हल के एनवालोप को हम अवकल समीकरण का विचित्र हल कहते हैं। या डेफिनेशन के टाइप में दिया जाए तो अवकल समीकरण का ऐसा हल जो अवकल समीकरण का ऐसा हल जो अवकल समीकरण के व्यापक हल से प्राप्त नहीं किया जा सके, अवकल समीकरण का विचित्र हल कहलाता है। विचित्र हल के बारे में हम डिटेल से चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। जैसे आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² = 0। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास dy/dx = c1 आएगा। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो y = c1x + c2 आएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारे पास। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था
और यदि हम व्यापक हल की बात करें तो व्यापक हल ऐसा हल होगा, एक्स वाई के अंदर ऐसा संबंध होगा या ऐसा फलन होगा जिसमें अवकल समीकरण के ऑर्डर के बराबर, इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर के बराबर संख्या में स्वेच्छाचार, ऑर्डर के बराबर संख्या में स्वेच्छाचार है और इसको सेटिस्फाई भी करे, इसको सेटिस्फाई करेगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू 10p है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू 25p है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है, लेकिन उसमें व्यापक हल ऐसा हल होगा जिसमें इसके ऑर्डर के बराबर संख्या में स्वेच्छाचार हो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, भले ही अपने को निकालने का मेथड नहीं आए, वो अलग बात है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए y इक्वल टू mx, किसका इक्वेशन है, mx प्लस c, तो ज्यादातर का ये आंसर होता है कि ये एक रेखा का समीकरण है। नहीं, ये रेखा का समीकरण नहीं होता, ये रेखाकुल का समीकरण होता है यदि हमें m और c स्वेच्छाचार दे रखे हैं। ये एक रेखा का समीकरण होता यदि m एवं c फिक्स होते। जब तक ये m एवं c स्वेच्छाचार है या इनमें से कोई एक भी स्वेच्छाचार है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये एक रेखाओं के वक्रकुल को व्यक्त करेगा, फैमिली ऑफ लाइंस। तो ये एक लाइन नहीं होता है, रेखाओं का फैमिली होती है, ये रेखाओं का कुल, रेखाओं का परिवार होता है। तो आज की इस क्लास में जैसे ये नॉर्मली अपने को थोड़ा सा, अब यदि मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं C1 को कह दूं 1 और C2 को कह दूं मैं -1, तो y इक्वल टू मेरे पास क्या है, x -1, और ये एक विशिष्ट हल है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, स्वेच्छाचारों को कोई विशिष्ट मान दे दिया, तो ये क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, विशिष्ट हल हो गया। तो ये तो केवल नॉर्मल परिचय था इसके अंदर हमारे पास। अब मेन बात है व्यापक हल। व्यापक हल में मैंने क्या बताया, व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल। व्यापक हल के अंदर मैंने ये बताया कि अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छाचार हो, तो वह, और साथ में वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई, हल कहने का मतलब हल ही हो गया, इसका मतलब तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही, अदरवाइज तो वो हल ही नहीं। क्योंकि मैंने शुरुआत में ये कहा कि अवकल समीकरण का ऐसा हल जिसमें उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छाचार हो, अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। और इनको कुछ विशिष्ट मान देने पर जो हल प्राप्त होगा उसे हम विशिष्ट हल कहते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एक तो ऑर्डर और डिग्री पूछेगा, सेकंड व्यापक हल देगा और व्यापक हल से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो आज की इस क्लास में हो सकता है आधा घंटा लगेगा। तो इसके अंदर देखो, आपसे पूछ लिया जाए, शुरुआत में मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं, स्वेच्छाचार कितने हैं। तो देखो आप, किसी भी इक्वेशन के अंदर स्वेच्छाचार वास्तव में है कितने, स्वतंत्र स्वेच्छाचार, स्वतंत्र स्वेच्छाचार की बात करेंगे, स्वतंत्र क्या होती है। अब मैं ये कहूं आपको y इक्वल टू m1 प्लस m2 x प्लस c1
प्लस C2, और यहां पर ये बोल दिया जाए M1 M2 C1 C2 स्वेच्छ अचर है। तो स्वेच्छ अचर का मतलब इनको कोई भी रियल वैल्यू दिया जा सकता है। ये हमारे पास एक रेखाओं के कुल को व्यक्त कर रहा है। रेखाओं के कुल को व्यक्त करेगा तो एक तरह से y इक्वल टू, क्यों ना इसको ऐसा कह दिया जाए, y इक्वल टू ax प्लस b, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी m1 m2 का वैल्यू देंगे तो वो एक तरह से क्या होगा, यहाँ पर ओवरऑल एक रियल नंबर बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी अपने पास एक रियल नंबर ही बनेगा। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर स्वतंत्र स्वेच्छ अचर दो ही हैं, एक यहाँ पर ये और एक यहाँ पर ये, क्योंकि आप यहाँ पर m1 m2 के कितने भी मान चेंज करेंगे, एक तरह से पूरे रियल नंबर सिस्टम के अंदर जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं वो संख्याएं आ सकती हैं। m1 m2 को चेंज करेंगे और मैं यहाँ पर a को चेंज करूंगा तब भी पूरे रियल जितनी भी रियल संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, वो आएंगी यहाँ पर C1 C2 भी स्वेच्छ अचर है, मतलब चाहे जो भी मर्जी आप इनको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कह रहे हैं यहाँ पर मैं 2 लेके आना चाहता हूँ, y इक्वल टू 3x प्लस 4, इससे आ सकता है तो मैं इससे भी ला सकता हूँ, ये इक्वेशन इस सिस्टम से ला सकता हूँ तो मैं इससे भी ला सकता हूँ। क्यों? आप m1 का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, m2 का वैल्यू 3 रख सकते हैं, m1 का वैल्यू आप रख सकते हैं 5 रख सकते हैं, m2 का वैल्यू -2 रख सकते हैं। तो चाहे जैसी मर्जी आप इनको चेंज, लेकिन ये इक्वेशन तो फाइंड हो सकते हैं, यहाँ पर इससे भी हो सकती है सेम इक्वेशन और इससे भी। ये एक सिस्टम को जिस तरह से रिप्रेजेंट करेगा ये भी उसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, एक फैमिली उसी फैमिली को ये रिप्रेजेंट करेगा, उसी को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मैं देखने वाली बात ये है कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें व्यापक हल देगा और उस अवकल समीकरण के व्यापक हल से हमें अवकल समीकरण प्राप्त करना होगा। बुक के अंदर जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं उससे थोड़े हटके मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, फिर उनको समझेंगे किस तरह से अपने को व्यापक हल से अवकल समीकरण फाइंड करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको मान लीजिए अवकल समीकरण के व्यापक हल एक तो ये दे दिया y इक्वल टू mx प्लस c, दूसरा दे दिया आपको, यहां पर आपको ये दे दिया m एवं c स्वेच्छ अचर है, दूसरा आपको दे दिया y इक्वल टू mx प्लस c और यहां पर m स्वेच्छ अचर है। तीसरा आपको क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू mx प्लस c और यहां पर दे दिया c स्वेच्छ अचर है। फोर्थ, ये इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। फोर्थ तो क्या देगा, दोनों में से कम एक को तो स्वेच्छ अचर देना ही पड़ेगा। तो व्यापक है, ये आपको व्यापक हल दे दिए हैं और इनके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारे पास। इसके अंदर 2 स्वेच्छ अचर हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसके अंदर एक स्वेच्छ अचर है, इसका मतलब c फिक्स हो गया है, बदल किसको सकते हैं हम, m की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। स्वेच्छ अचर का मतलब हम m की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर c स्वेच्छ अचर है, एक ही स्वेच्छ अचर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो फर्स्ट ऑर्डर की आएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट के अंदर
एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx आएगा अपने पास। dy अपॉन dx क्या आएगा, mx सॉरी m। और अभी मैंने क्या बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन, व्यापक हल से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या देखना चाहिए, उस व्यापक हल में कितने स्वेच्छाचार हैं, और जितने स्वेच्छाचार होंगे उतनी बार हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉरी उस व्यापक हल का डिफरेंशिएशन करेंगे और उस इक्वेशन से स्वेच्छाचारों को हटाएंगे। तो इसके अंदर देखिएगा दो स्वेच्छाचार हैं, इसलिए दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इस व्यापक हल का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखो आप कितने स्वेच्छाचार हैं, एक स्वेच्छाचार है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उस स्वेच्छाचार को हटा देंगे, उससे हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वही क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, m। स्वेच्छाचार क्या है, m है। तो और एक ही स्वेच्छाचार है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। तो हम इन दोनों से क्या करेंगे, अब m को हटाएंगे, c तो फिक्स है, तो अब इसके अंदर पुट कर देंगे m का वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू में dy अपॉन dx प्लस c। ये इस व्यापक हल का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इस व्यापक हल का डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्वेच्छाचार क्या है अपने पास, c है, एक स्वेच्छाचार है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉरी व्यापक हल का कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार। तो ये एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx क्या आएगा अपने पास, m आएगा। अब आपके माइंड में आएगा कि ये m का वैल्यू यहाँ पर रख दें, नहीं, यदि ये इसके अंदर पुट कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास स्वेच्छाचार बन रह जाएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास स्वेच्छाचार रहता ही नहीं है, स्वेच्छाचार तो हट ही जाते हैं। तो ये अब ये क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि m यहाँ पर फिक्स हो गया है, m फिक्स है, स्वेच्छाचार क्या है अपने पास, c है। तीनों क्वेश्चनों को मैं एक साथ करवा रहा हूँ कंपैरिजन के लिए, ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। यहाँ पर फिर से ध्यान देना, दो स्वेच्छाचार थे, ये व्यापक, तीनों क्वेश्चन क्या था अपने पास कि यदि ये व्यापक हल हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये व्यापक हल हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये व्यापक हल हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्वेच्छाचार दे रखे हैं। पहले के अंदर दो स्वेच्छाचार दे रखे हैं, m और c, दूसरे के अंदर m स्वेच्छाचार दे रखा है, तीसरे के अंदर c स्वेच्छाचार दे रखा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम करते डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो स्वेच्छाचार होते हैं उनको हटाते हैं, और स्वेच्छाचारों की संख्या के बराबर उतनी ही बार उस व्यापक हल का डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले करेंगे तो m रह जाएगा, स्वेच्छाचार अभी भी है, दोबारा करेंगे तो हट जाएगा। तो आगे क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर m स्वेच्छाचार है, m स्वेच्छाचार है तो उसको हटा देंगे, क्योंकि एक स्वेच्छाचार है, एक बार ही डिफरेंशिएशन, ये m इसके अंदर पुट कर दिया तो स्वेच्छाचार तो हट गया, और इसके अंदर c स्वेच्छाचार एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वो हट जाएगा, वो वापस पुट करेंगे तो स्वेच्छाचार में इक्वेशन रह जाएगी फिर। तो इस तरह से, जैसे आपको एक व्यापक हल के बारे में 3 क्वेश्चन और मैं करवाता हूं आपको, उस क्वेश्चन एक बार मैं मिटा देता हूं इसको, तो ये
दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं। क्वेश्चन है उस वर्ग का अवकल समीकरण जिसकी त्रिज्या r है। दूसरा क्वेश्चन है उस वर्ग की अवकल समीकरण जिसका केंद्र AB है। क्वेश्चन पहला क्या है, उस वर्ग का अवकल समीकरण जिसकी त्रिज्या r है। दूसरा क्वेश्चन है उस वर्ग का अवकल समीकरण जिसका केंद्र AB है। तो देखो इन दोनों क्वेश्चनों में हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है और वर्ग के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करना है। एक के अंदर त्रिज्या r दे रखा है, एक के अंदर सेंटर दे रखा है। किसी भी वर्ग का सबसे पहले जिस का भी हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना हो, पहले उसका समीकरण तो लिखिए। तो वर्ग के समीकरण के अंदर हमारे पास एक तो होता है सेंटर और एक होता है हमारे पास त्रिज्या होती है, तभी तो हम वर्ग का समीकरण लिख पाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर त्रिज्या दे रखा है, ये तो दे दिया है, ये फिक्स हो गया है, एक तरह से ये फिक्स है अपने पास। अब बचा क्या वर्ग के समीकरण के अंदर, केंद्र ही तो बचा। वर्ग का समीकरण कब लिख सकते हैं हम, जब त्रिज्या पता हो और केंद्र पता हो, तभी हम वर्ग का समीकरण लिख सकते हैं। अब केंद्र इसके अंदर दे नहीं रखा, त्रिज्या तो दे दिया हमें यार, इसका मतलब सेंटर को हमें खुद को मानना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, स्वैच्छिक अपने को सेंटर मानना पड़ेगा, कोई भी कहीं भी मान सकता है, सेंटर के बारे में नहीं दे रखा है। एक तरह से आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वर्ग के केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। और यहाँ पर इसके अंदर केंद्र तो दे दिया हमें, ये फिक्स हो गया है, ये फिक्स हो गया है, ये बदलेंगे नहीं। आप ये समझो कि यहाँ पर 1 2 भी दे सकता था, -5 7 दे सकता था, यहाँ पर 7 दे सकता था, 12 दे सकता था। मैंने इसको न्यूमेरिकली ऐसे व्यापक रूप में r से बोल दिया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर AB से बोल दिया, तो यहाँ ये फिक्स हो गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर केवल स्वेच्छाचार क्या बचेगा, त्रिज्या बचेगा, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसका समीकरण लिखेंगे, वर्ग का समीकरण क्या होगा, वर्ग का समीकरण केंद्र के निर्देशांक हम h के मान लेते हैं, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये तो फिक्स है। स्वेच्छाचार कितने हो गए इसके अंदर, स्वेच्छाचार कितने हैं अपने पास, h एवं k, दो स्वेच्छाचार है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर की होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे 2x माइनस h प्लस 2y माइनस k dy अपॉन dx इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया 0। यहाँ से dy अपॉन dx क्या आएगा अपने पास, dy अपॉन dx बराबर आएगा माइनस x माइनस h y माइनस k आएगा, ये अपने पास आएगा, या यहाँ से भी कर सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, क्या करेंगे, हर को छोड़ देंगे, अंश का डिफरेंशिएशन कर देंगे, अंश का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये तो माइनस अंश को छोड़ देंगे, हर का dy अपॉन dx अपॉन y माइनस k का होल स्क्वायर, यहाँ dy अपॉन dx का वापस वैल्यू पुट कर देंगे, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस y माइनस k माइनस x माइनस h dy अपॉन dx का वैल्यू होल स्क्वायर आ जाएगी, प्लस हो जाएगा y माइनस k अपॉन y माइनस k का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से h k को रिमूव कर देंगे,
कर देंगे एच के वैल्यू। इन दोनों इक्वेशनों से हम क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करके एच के वैल्यू निकाल के वो इसके अंदर रख देंगे। इससे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो सेकंड डिग्री का सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। सिमिलर इसके अंदर यहाँ पर इसके लिए जो वर्त का समीकरण होगा वो क्या आएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए त्रिज्या r मान लेते हैं r स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास स्वेच्छ अचर क्या हो गया है, r हो गया है। एक तरह से एक स्वेच्छ अचर है, तो ये जो समीकरण है ये एक तरह से व्यापक हल है, और इसमें से स्वेच्छ अचर हटाएंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर तो अपने को 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा, और यहाँ पर हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या आएगा अपने पास 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी dy अपॉन dx इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा अपने पास अवकल समीकरण हो जाएगा, y माइनस बी dy अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि इसमें से स्वेच्छ अचर हट गया है, और जितना ऑर्डर अपने पास वो जितने स्वेच्छ अचर हैं उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड होगी। तो यही इसका क्या हो जाएगा अवकल समीकरण हो जाएगा, और इसके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा अपने। कहने का मतलब थोड़ा सा ये देखना अपने को कि अवकल समीकरण के व्यापक हल के लिए अवकल समीकरण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम व्यापक हल में ये देख लेंगे कि कितने स्वेच्छ अचर हैं, उतनी बार उस व्यापक हल का डिफरेंशिएशन करेंगे और उससे उन स्वेच्छ अचरों को हटा देंगे। मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए y इक्वल टू c1 e की पावर c2 प्लस x, ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल दे रखा आपको, और आपसे पूछ लिया जाए, आपसे c1 c2 नहीं, मैं ये मान के चलता हूं, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, c3 प्लस x, ये आपको कोई व्यापक हल दे दिया अवकल समीकरण का, और आपसे पूछ लिया जाए अवकल समीकरण का कोटि कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा। तो ये नहीं है कि आप देखेंगे c1 c2 c3 इसमें 3 स्वेच्छ अचर है, नहीं, वास्तव में यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर केवल एक स्वेच्छ अचर मिलेगा। कैसे, आप इसको ऐसा कह सकते हैं c1 e की पावर c2 e की पावर c3 e की पावर x y बराबर a e की पावर x। यहाँ पर ये सारे कांस्टेंट ही हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एक तरह से ये रियल नंबर होगा तो ये भी एक रियल नंबर ही है, जिस वक्रकुल को ये व्यक्त करेगा उसी वक्रकुल को ये व्यक्त करेगा। स्वतंत्र रूप से एक ही स्वेच्छ अचर होगा इसके अंदर। तो जहां से पॉसिबल हो सके उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेंगे कि उसके अंदर वास्तव में कितने स्वेच्छ अचर हैं, कहीं एक दूसरे पर डिपेंड तो नहीं करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस पूरे वैल्यू को आप क्या कह सकते हैं, एक ही स्वेच्छ अचर दे सकते हैं। तो इसमें अब ये व्यापक हल हो गए अपने पास, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना है तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार। क्या आएगा अपने पास dy अपॉन dx इक्वल टू a e की पावर x आ जाएगा, और ये इक्वेशन अपने पास कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आपके माइंड में आएगा ये अब तो हटा ही नहीं, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालो और ये a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, या y इक्वल टू a की पावर x है ही, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, y हो जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ जाएगा, व्यापक हल आ जाएगा, सॉरी व्यापक हल का क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्या था अभी तक
अपनी बुक में थोड़ा सा दे नहीं रखा था, हालांकि कुछ चर्चाएं मैंने कर भी ली हैं ऑर्डर के बारे में, डिग्री के बारे में, व्यापक हल दे दे तब अवकल समीकरण कैसे ज्ञात करें। अगली क्लासेस के अंदर हम यूनिट फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट ए स्टार्ट करेंगे, टोटल क्वेश्चन करेंगे। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैं केवल क्वेश्चन ही करवाता हूँ, एग्जाम्पल बहुत कम, क्योंकि एग्जाम्पल के सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं और इतने कोई ऐसे टफ है भी नहीं। कुछ ऐसा लगेगा कि मुझे ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है तो वो मैं आपको बता दूँ। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज फर्स्ट ए स्टार्ट करेंगे।